राजपूत, भूमियार, कुर्मी, कोयरी सहित बिसात बिछा रहा है। कांग्रेस या फॉर दैट मैटर आरजेडी यह कह रहे कि हम बहुत कुशवाहा को टिकट दिए, बहुत सारा कुशवाहा जीत गया, लोकसभा में कुशवाहा का लीडर बनाया गया अभय कुशवाहा। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि कुर्मी और कोयरी ये बेसिकली आरजेडी का वोट बैंक न है और न रहेगा। ये भ्रम पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि आरजेडी के नेता क्यों। तो जैसे आरजेडी के लिए कांग्रेस पीठ पर है और 2.5% के आसपास कुछ छिटकता है, तो वोट जो नीतीश कुमार के पास है यह बीजेपी का बता रहा है। इसको समझिए। जदयू में कोई चौधरी वगैरह जो कुनवा है उसका नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ बिहार में 26 तारीख। इसमें सभी मंत्री बीजेपी से बनाए गए। उसमें राजपूत, भूमियार, कुर्मी, कोयरी सहित अन्य जाति जैसे वैश्य वगैरह को भी, निषाद वगैरह को भी एडजस्ट करने की कोशिश की गई। 3 प्रश्न उठता है। पहला, ठीक है, तय फार्मूले के अनुसार 2:1 का अनुपात मंत्रिपरिषद में मिलना था, तो बीजेपी के कोटे से मंत्री बनने थे। लेकिन जब इतने दिनों तक मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, तो अब चुनाव जब बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है, तो अभी इसका विस्तार करने का क्या आवश्यकता था, क्या जरूरत पड़ी? दूसरा प्रश्न, क्या बीजेपी मंत्रिमंडल के इस विस्तार के जरिए कुरुक्षेत्र में, यानी चुनाव के कुरुक्षेत्र में बिसात बिछा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार की पटखनी होगी? और तीसरा और अंतिम, कि क्या इस मंत्रिमंडल के विस्तार में या इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जिन चेहरों को शामिल किया गया है उसमें मुख्यमंत्री जी के पुत्र निशांत का जो विगत 10-15 दिन से नाम उछाला जा रहा है कि वो राजनीति में आ रहे हैं, उसका भी कोई एंगल है? आइए इस तीनों प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें खास करके 2 नाम पर मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहता हूं कि कृष्ण कुमार मंटू, जिन्होंने अभी पिछले सप्ताह ही कुर्मी एकता रैली आयोजित की थी, बीजेपी के हैं। लोग बताते हैं कि उनके इंडक्शन के पहले हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, प्रोफेसर नवल किशोर यादव जो बीजेपी के एमएलसी हैं और बड़े प्रखर नेता हैं, वो प्रोफेसर हैं और पहले आरजेडी में थे, तो उनको इंडक्ट करने की बात हो रही थी, क्योंकि यादव का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में बहुत कम है, नहीं के बराबर है। आमतौर पर एनडीए यह समझती है कि यादव मतलब आरजेडी होता है, तो उनका नाम काटकर, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उनका नाम काटकर कृष्ण कुमार मंटू को लाया गया। ये कुर्मी समाज से है। इसका क्या मैसेज? और दूसरा, डॉक्टर सुनील कुमार जो एमएलए हैं भाजपा से बिहार शरीफ से, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं खुद बिहार शरीफ का रहने वाला हूं और उनके घर के आसपास ही हमारी रिश्तेदारी है, उनको अच्छे से हम लोग जानते हैं
हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार के बहुत सारे लोग उनके वोटर हैं, समर्थक भी हैं। पहले वो जदयू में ही थे, तो वो कुशवाहा समाज से, कोयरी समाज से। आज की तारीख में नीतीश कुमार से उनकी नहीं बनती है, और नालंदा जिले में नीतीश कुमार के सबसे चहेते चेहरे श्रवण कुमार हैं, जो कुर्मी हैं। उनसे भी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इनकी, श्रवण डॉक्टर सुनील की, वो जग जाहिर है। एक समय आरसीपी वहाँ बहुत बड़े चेहरे थे। आरसीपी के हटने के बाद एक तरह से समझिए कि लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं कौशलेंद्र कुमार, वो भी कुर्मी हैं वो, और जो वो दिल्ली में रहते हैं, तो फाइनेंसर के रूप में, अघोषित कोषाध्यक्ष के रूप में श्रवण कुमार हैं। वैसे भी उनको बड़ा मलाईदार विभाग मिला हुआ है। तो ये जो दोनों इंडक्ट किया गया, कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी से और इनको कुशवाहा से, यह नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। अब इसका दो कारण हो सकता है। पहला कि आमतौर पर बीजेपी इलेक्शन में मोटे तौर पर यह निश्चिंत रहती है कि कुर्मी और कोयरी का वोट एनडीए के पाले में आए, यह नीतीश कुमार के जवाब देंगे। लेकिन विगत कुछ महीनों से या लास्ट एक आध साल से नीतीश कुमार की लोकप्रियता जिस प्रकार से तेजी से घट रही है, उनका ग्राफ जिस तरीके से नीचे जा रहा है। अभी 25 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी के आगमन के उपलक्ष्य में जो पीएमसीएच का सेंटिनरी सेलिब्रेशंस हो रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि फिर उनकी जुबान लड़खड़ाई। 2 बार, एक तो राष्ट्रगान के बाद फिर वो ताली बजाने लगे। वो सारा वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पहले कोई रात में निकलता था जी, पहले कोई शाम होते घर से निकलता था जी, ये सब तो हम ही न किए हैं। और अभी तो देख लीजिए, लड़का लड़की 12 बजे 13 बजे, तो ये 12 बजे 13 बजे भी उनके मुंह से निकल गया। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया कि पहले कोई निकलता था जी, बापू सभागार में बैठे हुए तमाम ऑडियंस, जो डॉक्टर्स ही थे ज़्यादातर, कुछ मीडिया कर्मी रहे होंगे, उस सब लोगों ने एक तरह से उनकी हूटिंग कर दी। और दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चला कि उनकी हूटिंग हो रही है। बहरहाल, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि उनका जो ग्राफ तेजी से गिरा है, बीजेपी को अब इसका भरोसा ही नहीं है कि इवन कुर्मी और कोयरी का वोट की गारंटी है नीतीश कुमार। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सभी को याद रखना चाहिए महाराष्ट्र का एपिसोड, कि कैसे जो शिंदे साहब हैं, उनके मार्फत पार्टी तोड़वाया गया शिवसेना, एकनाथ शिंदे, और बाद में उनको झटक दिया गया। तो दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जो नीतीश कुमार के पैरों के तले जो जमीन है कुर्मी और कुशवाहा का, लाख कांग्रेस या फॉर दैट मैटर आरजेडी यह कह दे कि हम बहुत कुशवाहा को टिकट दिए, बहुत सारा कुशवाहा जीत गया, लोकसभा में कुशवाहा का लीडर बनाया गया भाई कुशवाहा को। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि कुर्मी और कोयरी ये बेसिकली आरजेडी का वोट बैंक न है और न रहेगा। ये भ्रम पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि आरजेडी के नेता क्यों पाले रहते हैं। तो मैं इस बात को बता रहा था कि ये जो दोनों वोट बैंक है, इसको बीजेपी झटकना चाहती है। एक चीज जान लीजिए कि जिस तरीके से आरजेडी के लिए एक गले की हड्डी है कांग्रेस, मतलब एक एक्स्ट्रा बर्डन है जिसको पीठ पर लाद के आरजेडी चल रही है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि पिछले चुनाव में 2020 में लगभग जितनी सीटें दी गई, अगर मुझे ठीक से याद हो तो संभवतः 90 सीटें दी गई थी। आरजेडी के नेता
यह बार बार कहते हैं कि यह एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुआ, अगर कम सीटें दी गई होती उनको और आरजेडी लड़ता तो कदाचित तेजस्वी की सरकार बन गई होती। तो जैसे आरजेडी के लिए कांग्रेस पीठ पर एक्स्ट्रा बर्डन है, आज के तारीख में बीजेपी ये मान रही है कि जदयू भी उसके पीठ पर एक्स्ट्रा बर्डन है। लेकिन मजबूरी यह है कि अकेले बीजेपी 37-38% वोट ला नहीं सकती और बिना 37-38-39% वोट के यहां सरकार बन नहीं सकता। तो कांग्रेस के जदयू के पास और खास करके नीतीश कुमार के पास लगभग 3% कुर्मी का वोट और 2.5% के आसपास कुछ छिटकता है तो कोयरी का भी वोट है। और ये जो जीविका दीदी है, इसको समझिए इस एंगल को, लगभग 11 साढ़े 11 लाख के आसपास एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10-15 के आसपास एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में रहता। तो आप मान करके चलिए 1.5 से 1.25-2 करोड़ महिलाएं जीविका में है, तो ये एक बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है। तो ये जो कुल मिला जुला करके आप यूं समझे कि 8-9% के आसपास वोट जो नीतीश कुमार के पास है, यह बीजेपी के लिए मजबूरी है, क्योंकि यह 8% के बगैर बीजेपी सरकार बना नहीं सकती है। और अगर इसको छोड़ देगी तो फिर आरजेडी का सरकार बन सकता है। तो इसलिए मजबूरी है बीजेपी को। अब यह मजबूरी धीरे धीरे गले की फांस बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जिस तरीके से गिर रहा है, जिस तरीके से वे उपहास का विषय राज्य और देश के अंदर होते जा रहे हैं लगातार, जिस प्रकार से उन पर उनका प्रशासन, शासन, राजनीति में पकड़ लगभग खत्म हो रहा है, बीजेपी को लगता है कि समय रहते ये जो वोट बैंक इनके पास है उसको झटक लिया जाए। तो ये दूसरा कारण। एक एंगल जो है वो समझने वाली बात यह है कि इसमें निशांत कुमार जो नीतीश जी के एकमात्र पुत्र हैं, उसका क्या एंगल है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि विगत 2-3 महीने से और इधर खासकर इधर 10-15 दिनों से लगातार निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कुछ चैनल ने उसका इंटरव्यू भी चलाया और ये सब स्क्रिप्टेड है। इसके अंदर की कहानी हम आपको बता देते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इस एंगल का, इस एपिसोड का इस मंत्रिमंडल के विस्तार से क्या संबंध है, आपको किसी चैनल ने नहीं बताया होगा। इसको समझ लीजिए। जदयू में कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है। जदयू माइनस नीतीश कुमार इज इक्वल टू बिग जीरो। अब जो ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, इन लोगों को लगता है, कुछ हद तक विजय चौधरी वगैरह भी हो सकते हैं, हालांकि वो बड़े सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिशियन हैं। इन लोगों को लगता है, संजय झा और ललन सिंह वगैरह को, कि नीतीश कुमार की पारी तो आज न कल समाप्त होगी ही। वो अपने उम्र के उस पड़ाव पर हैं, स्वास्थ्य के उस मुकाम पर हैं जहां वो कब उनके हाथ से चीजें निकल जाए कोई नहीं जानता है। इन लोगों को लगता है कि सेकेंड लाइन हम बनाए और इसके बाद जदयू का नेतृत्व, जदयू की पूरी पार्टी मेरे कब्जे में आए। लेकिन ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा या फिर अशोक चौधरी वगैरह का जो एंटी खेमा, खास करके जो कुर्मी खेमा है, जिसमें श्रवण कुमार हो सकते हैं, कौशलेंद्र हो सकते हैं, मनीष वर्मा का नया एंट्री हुआ है, ये लोग चाहते हैं कि ये कुर्मी का ही पार्टी बना रहे। अब इन लोगों को तो स्वीकार करेगा नहीं, तो नीतीश कुमार के पुत्र को प्रोजेक्ट किया जाए। ये आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूं। तो जो ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी वगैरह जो कुनवा है, उसका एंटी जो खेमा है जदयू में, वो प्रोजेक्ट किया है निशांत कुमार को कि भाई इसके नाम पर तो ये लोग कुछ नहीं बोलेगा। हमारे देश की राजनीति डायनेस्ट में इस तरीके से गडमागड है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और अब तो राष्ट्रीय पार्टियों का भी वही हाल है, कि जो डायनेस्ट लीडरशिप है, डायनेस्ट फिगर है, वही एकमात्र
गारंटी होता है किसी पार्टी को यूनाइटेड रखने के लिए। अगर आप इसको ऐसे समझें कि कांग्रेस की दुर्गति गांधी नेहरू परिवार के कारण हुई है, लेकिन सच यह भी है कि अगर गांधी नेहरू परिवार नहीं हो तो कांग्रेस भी बिखर जाएगा। वही हाल जदयू का। तो ये जो निशांत को प्रोजेक्ट करना शुरू किया है वो इस कारण से हुआ है। अब आइए कि कहिएगा कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार या बीजेपी इसको किस रूप में ले रही है, तो इसको समझिए। बीजेपी बिहार में सरकार में आने यानी उसका मुख्यमंत्री बनाने, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का सपना इस आधार पर संजो रही है कि भाई नीतीश कुमार आज न कल तो रिटायर करेगा, उस वक्त हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये जो बीजेपी के जदयू के अंदर जो ये एलिमेंट है, ये लोग इसको भाप गया और कहा कि ठीक है, तो जब नीतीश कुमार रिटायर करेगा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जदयू का ही बनेगा और नीतीश कुमार का पुत्र को प्रोजेक्ट किया जाए। इसलिए आप देखिएगा कि विगत 10-15 दिनों में मतलब स्क्रिप्टेड एंट्री निशांत कुमार की मीडिया के जरिए होनी शुरू हो गई। तो ये बेसिकली तीनों कहानी है जो मैंने आपको बताई। पहला ये, मैं आपको रैप अप कर दूं, पहला ये कि नीतीश कुमार पर अब भरोसा नहीं है बीजेपी का कि कुर्मी कोयरी आदि का वोट बैंक उनके साथ रहेगा, वो गारंटी अब नहीं है। इसलिए ये कहीं जाए इससे पहले हम इसमें सेंधमारी करें। दूसरा, ये निशांत कुमार के एंट्री का एंटीडोट है। और तीसरा कि बीजेपी निश्चित रूप से, अब आप इसको ऐसे समझिए कि अभी तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने, आप 20 का देख लीजिए स्लोगन, सब लोग करा तो मुख्यमंत्री का चेहरा यही होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा। इस बार प्रधानमंत्री जी भी आए, गृह मंत्री ने भी, जेपी नड्डा ने, किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि साहब 2025 का चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। किसी ने नहीं कहा। हाँ, सब ये कह रहे हैं इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व में चुनाव लड़ने से क्या होगा? और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एनडीए इस बार 25 के चुनाव में, अगर उसमें से बीजेपी अगर 130-40-140-45 के आसपास सीट झटक ले कि हम चुनाव लड़ेंगे, तब तो समझ लीजिए कि गेम बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए मंत्रिमंडल के इस विस्तार को कोई आम सामान्य राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक शतरंज पर, राजनीति के शतरंज पर एक बहुत ही वेल कैलकुलेटेड चला गया दाव है जो बीजेपी ने चल दिया है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और जदयू इसका काट कैसे लाती है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।